हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए। जो किताबें यहाँ इम्पोर्टेंट हैं, जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को आपके लिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी तक हमने 6th क्लास से लेकर और 10th क्लास तक की जो ज्योग्राफी की किताब हैं एनसीईआरटी के अंदर में, तो उन सबको बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप समझ सको, जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को आपके लिए यहाँ पे कवर किया गया है। वो सभी वीडियोज़ अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा हमने अभी तक हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, जो 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसको कंप्लीट किया है, तो आप उसके लेक्चर्स भी देख सकते हो। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे बात कीजिए कि सतीश चंद्रा की किताब है, या अगर हम बात करें जो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए है, तो उन सभी के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोडेड हैं। आप उनको जाके देखिए, उनको समझिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की, तो ये हमारी 11th क्लास की एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो पॉलिटी की किताब है 11th क्लास की, उसी किताब का पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात पूछी गई है यहाँ पे। सेकंड, अगर इम्पोर्टेंट बात करें कि ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, हाउ ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या इस पे स्पेशल इसके प्रोविजंस रहे, तो उन सब की बात की गई है यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इस किताब की, अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो तो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, उन सब चैप्टर्स को यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे आप देखिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, उसकी बात की गई है। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो उसके अंदर में जो राइट्स होते हैं, एक सिटीजन के जो राइट्स होते हैं उनकी बात की गई है। पहले में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, सेकंड में जो बेसिकली जो राइट्स होते हैं, यहाँ पे आप सिटीजन हो इस कंट्री के, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको गवर्न किया जा रहा है, तो आपके बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, कि किस तरीके से उन राइट्स को वो चैलेंज कर सकते हैं। आप देखिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे को दी गई हैं, एज ए हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमको हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। वो फंडामेंटल राइट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता है। उसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में इटसेल्फ आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है कि उसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट्स की बात की गई है, क्या क्या अधिकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार है, गवर्नमेंट को आपको चुनने का अधिकार है, तो इस तरीके के जो राइट्स हैं उनकी बात की गई है। अगर हम बात करें चैप्टर 3 के अंदर में, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि क्या क्या इलेक्शन की बातें हैं, क्या क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंस है इलेक्शन सिस्टम की, डेमोक्रेसी के वर्क के लिए इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, सरकारों का प्रॉपर वे में एक चेक एंड बैलेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम है उसकी बात की गई है चैप्टर 3 में। चैप्टर 4, 5 और 6 हैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में हैं, जो हमारे तीनों ऑर्गन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इस कंट्री के अंदर में रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए। इन तीनों ऑर्गन्स की बात की गई है उसके अंदर में। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है चैप्टर 8 के अंदर में। फिर उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में कैसे है, वो चैप्टर 9 के अंदर में मेंशन किया गया है। और चैप्टर 10 के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बेसिकली फ़िलॉसफी हैं, जैसे लोगों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लोगों की जो एस्पिरेशन है उसको कंप्लीट किया जा सके, तो ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फ़िलॉसफी हैं। तो इन फ़िलॉसफीज़ को जो एक्सप्लेन किया गया है वो लास्ट चैप्टर में किया गया है। तो इन सभी चैप्टर्स को आपके लिए यहाँ पे हम
इसके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करेंगे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए। आपको ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें की गई हैं ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉलिटी सेक्शन में ही आपको हेल्प करेगा। आप देखिए कि आप सोशल जस्टिस का अगर कोई आंसर लिख रहे हो या सोशल जस्टिस के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हो तो उस समय भी आपको हेल्प करेगा ये सब चीज़ें। आप देखिए कि सोशल जस्टिस की बात की गई है तो आर्टिकल 39 जो है हमारे डीपीएसपी का जो आर्टिकल 39 है वो कितना इम्पोर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए। बेसिकली कुछ जो एस्पिरेशन है लोगों की जो कंप्लीट करने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डीपीएसपी का जो राइट आर्टिकल है आर्टिकल 39 जिसके अंदर काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है कि तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसे के अंदर में इनको कोट कर सकते हो, ऐसे के अंदर में, एथिक्स के अंदर में, जीएस के आंसर्स के अंदर में। तो यूपीएससी में आप कभी भी जब कुछ भी रीड करते हो यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड तो आपको ऐसे नहीं है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ही हेल्प करेगी, वो आपको ओवरऑल जो कंप्लीट प्रोसेस है इंटरव्यू के अंदर भी आपको हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको पूछ लिया जा सकता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फिलोसफीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी तो यहाँ पे रूल चला सकता है, उससे पहले भी चल रहा था, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो उन सब की बात यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपको इस कंप्लीट एग्जामिनेशन में कंप्लीट लाइफ के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सबसे पहले अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, तो स्टूडेंट्स आपको समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है इसका जो हिंदी मीनिंग है, इसका जो हिंदी वर्ड है जो यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो बेसिकली यूज किया जाता है संविधान। वो क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? संविधान। अब ये जो संविधान शब्द है, संविधान शब्द का जो ओरिजिनेशन है अगर उसकी हम बात करें तो संविधान जो वर्ड है वो आया है विधान से, और विधान जो ओवरऑल उसका जो मीनिंग है वो है विधि। विधान विधि, विधि से बना है विधान और विधान से फिर बना संविधान। तो बेसिकली जो संविधान का जो मीनिंग है वो यही है, लेजिस्लेशन जो कम्प्लीटली यहाँ लॉ मेकिंग जो सिस्टम है कि यहाँ पे कैसे गवर्न करना है, क्या क्या बेसिक राइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके से जो संविधान शब्द है उसकी जर्नी रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें कि कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हैं, अगर हम बात करें कि संविधान जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बेसिक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। कोऑर्डिनेशन किन लोगों के बीच में? कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पे टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके बीच में भी जो मिनिमम जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक कंट्री में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए या कंट्री को गवर्न करने के लिए, तो बेसिक जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो बेसिक रूल्स हैं उनको यहाँ मिनिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी के रूप में, टू डिफरेंट सेक्शंस के रूप में, मेल एंड फीमेल्स के रूप में, तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे अश्योरेंस भी अलाउ करता है, कोऑर्डिनेशन भी अलाउ करता है। कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस है उसको बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर अगर हम बेसिकली बात करें अश्योरेंस किस तरीके से, क्योंकि जो लॉ आपको मिले हैं, जो आपको कानून, जो राइट्स आपको मिले हैं उनका एनफोर्समेंट भी होता है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि राइट टू इक्वलिटी आपको एक कानून है, राइट टू इक्वलिटी है, अगर आपको कहीं पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, कंप्लीट नहीं हैं, कुछ उनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप देखिए कि वहाँ पे अगर आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है तो आप उसके खिलाफ में बेसिकली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है आपका। तो यहाँ पे बेसिकली मिनिमम कोऑर्डिनेशन अलाउ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन among the member of the society, among the different form of the government, थ्री टायर गवर्नमेंट, अगर हम बात करें सेंटर एंड द स्टेट, तो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। एनफोर्समेंट इन बेसिक जो लॉज हैं उनका एनफोर्समेंट भी अलाउ करता है। तो मिनिमम जो अश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लोगों को जो सिटीजन हैं इस कंट्री के उन सभी लोगों को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस जो है वो यहाँ पे मिनिमम बेसिक जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनके अंदर में प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है यहाँ पे जो डिसीजन है
सोसाइटी के अंदर बेसिकली जो डिसीजन है वो कौन बनाएगा। बेसिकली यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे जो अधिकार हैं, कानून बनाने का जो अधिकार है वो किन लोगों के पास होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा, अश्योरेंस देता है कि किसी भी माइनर सेक्शन का आप यहाँ पे उनको ओप्रेस नहीं कर सकते हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, वो भी हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकता है। तो उसी के थ्रू यहाँ सेकंड पॉइंट बताता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, जो यहाँ पे लोगों को कौन यहाँ पे कानून बना सकता है, इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, सरकार कैसे बनेगी, किन के पास में कितनी पावर है, लोग को वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोसाइटी के अंदर मिनिमम कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सेकंड, यहाँ पे जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है या सोर्स ऑफ पावर है, उसके लिए यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, जो बताएगा कि ऐसे सरकार बनेगी, ये प्रोसीजर है। फिर इन लोगों के पास में पावर है, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि इन लोगों के पास में पावर है कि ये यहाँ पे रूल मेकिंग है, रूल फ्रेमिंग है, वो करेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी के अंदर बेसिकली जो मैस है वो क्रिएट ना हो इस तरीके से, अगर पता ही नहीं है कि सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि उस तरीके से फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है या जो कुछ सेक्शन जो डोमिनेटिव जो सेक्शंस हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हमने देखा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जो फॉर्म होगी, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो कैसे रहेगा, तो उन सब की बात की गई है। उस सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमको पता है स्टूडेंट, पहले मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था। मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रिमूव करके जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाया गया है इंडिया के अंदर में। वैसे आप देखिए कि बेसिकली हम मोनार्चियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते, जहाँ रूलर्स रूल किया करते थे, तो बेसिकली वहाँ पे जो मोनार्चियल सिस्टम था उसको हटा के जो डेमोक्रेटिक रूल आया है, तो वहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोगों को जो पावर है उसको बेसिकली गेन कर सकते हो, ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी। गवर्नमेंट के ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं जो वहाँ पे बैठेंगे वो उनके पास में पावर होगी। अगर हम बात करें कि जो थर्ड इम्पोर्टेंट, हमने फर्स्ट हमने क्या देखा कि बेसिकली यहाँ पे मिनिमम कोऑर्डिनेशन, सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दैट आर द इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉर इस्टेब्लिशिंग द बैलेंस इन द सोसाइटी। अगर हम सेकंड बात करें कि गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, किनके पास में पावर होती है, तो वो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। अगर हम बात करें कि जो अब सबसे पहले लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, गवर्नमेंट का फॉर्म हो गया। गवर्नमेंट का फॉर्म होने के बाद में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कंप्लीटली पावर है, कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज हैं, कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज हैं कि सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि सेट सम लिमिट ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर द फंडामेंटल इन द सेंस गवर्नमेंट में नेवर ट्रांसपेस देम। बेसिकली गवर्नमेंट उन लिमिटेशंस को क्रॉस नहीं कर सकती है। इसमें आप बेसिकली देखिए कि कुछ DPSP फंडामेंटल राइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं ये कुछ, कि फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट है वो रिमूव नहीं कर सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए। जो अगर हम बात करें कि बेसिकली यहाँ पे अगर जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है कि लोगों को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर में ये लिमिटेशन लगाता है, गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट भी करता है। थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन हमने देखा, पहला हमने देखा था कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं वहाँ पे बैलेंस बना रहे सोसाइटी में, मिनिमम कोऑपरेशन हो लोगों के बीच में, सेक्शंस के बीच में, एस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड, हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, उस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है। थर्ड, हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट जो होगी,
गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कम्प्लीटली जो कंप्लीट पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कम्प्लीटली अथॉरिटेरियन वे में वर्क करे, यहाँ पे इस तरीके से वर्क नहीं कर सकती। उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस है, उन पावर्स को वो रिमूव नहीं कर सकती जो सिटीजन्स को यहाँ ग्रांट है, जो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फोर्थ इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो सोसाइटी का जो गोल है, जो एस्पिरेशन एंड गोल हैं सोसाइटी के, उनको यहाँ पे अचीव करना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली फोर्थ गोल है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी हुआ करती थी। अनटचेबिलिटी को बेसिकली आर्टिकल जो 17 है उसके अंदर कहा गया कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है कि अनटचेबिलिटी कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो यहाँ पे एस्पिरेशन है, जो गोल है सोसाइटी का कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उन जो भी ड्रीम्स हैं, लोगों की जो ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता लगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनका जो बेसिक जो राइट्स हैं उनका एनफोर्समेंट भी होगा यहाँ पे। सेकंड कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी। थर्ड यहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई पर गवर्नमेंट को भी यहाँ कंप्लीट पावर नहीं है, देर आर सम काइंड ऑफ दैट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस के अंदर उसको वर्क करना होगा। लोगों की पावर को वो यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते, लोगों की पावर है उसको छीन नहीं सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे बताया गया कि आप गवर्नमेंट के अंदर अगर बन चुकी है तो गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि जो एस्पिरेशन है या गोल है सोसाइटी का उसको ज़रूर अचीव करें। जैसे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। आप देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्शंस है, जो यहाँ पे डिप्रेस सेक्शन है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, इस तरीके के जो भी प्रोविजंस है उनको यहाँ पे अचीव करना भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पॉसिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन ही यहाँ उनको अचीव करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप देखें कि हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं है। यहाँ पे उसके ऊपर ये अगर हम बात करें कि उसके लिए आप कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर सकते हो, पर डीपीएसपी आर सम काइंड ऑफ द प्रिंसिपल टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग द एनी पॉलिसी, एनी लॉ, कि ये जो डीपीएसपी हैं लोगों के जो दिमाग के अंदर होने चाहिए, लोगों के जो माइंड के अंदर में होने चाहिए। उनके थ्रू ऐसे जो कानून हैं, ऐसी जो पॉलिसी हैं वो बनानी है कि जिससे थ्रू जो हमारे जो डिप्रेस सेक्शंस हैं, जैसे आप देखिए चिल्ड्रंस के अपलिफ्टमेंट के लिए भी यहाँ पे लोगों के पास में बेसिकली गवर्नमेंट के पास में कुछ डीपीएसपीज में मेंशन किया गया है कि चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए जिस तरीके से आर्टिकल है। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है स्टूडेंट्स। बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट बातें हैं कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के अंदर में। सेकंड की गवर्नमेंट बनने का जो प्रोसीजर है उसकी बात की गई है। थर्ड गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशन है। और फोर्थ जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग है, वो वर्किंग बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों को जो ध्यान में रखते हुए जो एस्पिरेशन है सोसाइटी की उनको अचीव करने के लिए, ये सब बातों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये 4 इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शंस हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा। अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनकी यहाँ पे अगर बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी था, सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्या उनके डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल्स बताया गया है। आप देखिए कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी कंट्री होता है जिसके अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वहाँ रूल किया जाता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वहाँ रूल किया जाता है, वहाँ के जो लोगों की जो आइडेंटिटी है उसी तरीके से जो वर्क करती है। आप देखें कि हम बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो हम रूल किए जाते हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो हैं इंडियंस, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारी जो आइडेंटिटी है उसको शो करते हैं। जैसे आप देखें कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं हम, सबसे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिसमें
अगर हम बात करें कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसीजर है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, सभी लोगों को इक्वली वोटिंग का अधिकार है। ये हर कंट्री के अंदर नहीं है। आप देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी जो महिलाओं को अगर वोटिंग राइट की बात की जाए अभी प्रेजेंट समय में दिए जा रहे हैं। हमारा कंट्री जिस दिन आज़ाद हुआ था, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया था, सभी लोगों को इक्वली यहाँ पे वोटिंग का राइट दिया गया, वोटिंग का अधिकार दिया गया। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल हैं, उसको भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सभी बातें हैं हम एक कलेक्टिव यहाँ पे आइडेंटिटी के रूप में वर्क करते हैं। कलेक्टिव आइडेंटिटी एंटिटी केम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमको बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए कि किसी भी पर्सन का बर्थ होता है तो बर्थ होने के साथ उसके साथ कुछ उसकी आइडेंटिटी जुड़ती हैं। जैसे वो कौन से कम्युनिटी के अंदर पैदा हुआ, कौन से वो स्टेट के अंदर पैदा होता है, कौन से वो एरिया के अंदर पैदा होता है, तो ये सब उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो उसके बाई बर्थ हैं। बट कुछ ऐसी आइडेंटिटी हैं वो बाय द गवर्नमेंट, बाय द सिस्टम यहाँ पे हैं, वो हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल हैं वो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो जो आइडेंटिटी हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि जो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली जो अथॉरिटी है वो क्या है, उन सब की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलेगा कि वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस ए कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे ये जो बेसिकली जो सोसाइटीज़, वाई मोस्ट सोसाइटीज़ हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई है कि वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं उनके पास में, सोसाइटीज़ मीन्स द जो हम बात करें कि जो अलग अलग कंट्री हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे कि जो सभी कंट्रीज़ के डिफरेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है उसकी यहाँ पे बात की गई है, जिसमें बताया गया है एग्जाम्पल में कि जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो बेसिकली यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। काफ़ी जो लेंदी वे में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा गया है। इसके अलावा इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में भी जाना गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट किस तरीके से है कि समय समय पे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं, इसके अंदर में चेंज किए जा सकते हैं। आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो शो करता है ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इतना कम्प्लीटली रिजिड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करना, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी सही है कि स्टेट्स का साथ में कोऑपरेशन चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके साथ में यहाँ पे मोर देन द 50% जो स्टेट होनी चाहिए उस अगर कुछ अमेंड करना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हार्म कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ बताई गई है कि अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरीके से वो वर्क करता है, उन सब की यहाँ पे बात की गई है। जैसे इसमें यूनाइटेड किंगडम है उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यहाँ पे जो ओरल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई भी रिटर्न वहाँ पे बात नहीं है, एक कोई सिंगल वर्ड वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिखा हुआ नहीं है। इंडिया में अगर हम बात करें कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स भी आपको पता है कि चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स नए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड कर दिए जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि मोड ऑफ प्रोमोलिगेशन, जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आया। स्टूडेंट्स हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन, कि कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन की जो रिकमेंडेशंस पे जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ एग्जिस्टेंस में आती है। और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को यहाँ पे कमेंसमेंट और इनेक्टमेंट जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, उन सब के बारे में हमको पता है कि ये मोड है, डिफरेंट मोड हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एग्जिस्टेंस में आई और जो मोड है उसकी बात की गई है। जैसे अगर हम बात करें
यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। फिर आप देखिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसके बाद में, और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद में आता है। तो ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मूवमेंट के थ्रू आते हैं। वहाँ पे एक मूवमेंट होता है, जैसे आप देखिए कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक मूवमेंट हुआ कंप्लीटली। आप देखिए कि 1757 से ही स्टार्ट तो नहीं हुआ था, पर 1757 के समय में जो हमारे यहाँ पे वॉर्स, रिबेलियन, बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होती है। और प्लासी से जो पार्टीशन की जो जर्नी है, ये एक किताब भी है वैसे शेखर बंदोपाध्याय की, प्लासी टू पार्टीशन। काफ़ी अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप ज़रूर रीड करना। काफ़ी अच्छे डिटेल में उसमें बताया गया है काफ़ी सारी बातें। तो बेसिकली प्लासी उसके बाद में 1857 उसके कम्प्लीटली 100 ईयर्स के बाद में, और जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोला जाता है, वी.डी. सावरकर ने अपनी बुक के अंदर भी उसको मेंशन किया है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 का जो समय रहा, 1947 तक ये आज़ादी का एक मूवमेंट हमारे यहाँ पे चला। उस मूवमेंट के बाद में ही कैबिनेट, उसके लास्ट पेज में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के बाद में आपको पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, असेंबली के द्वारा यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको स्टडी किया गया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जो जिसकी इम्पोर्टेंस है कंट्री के अंदर में, जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को ऐड किया गया। तो ये यहाँ पे मोड ऑफ प्रोमोल्यूगेशन की बात की गई है कि कैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एक तीनों जो यहाँ कंट्रीज़ की बात की गई है, उन तीनों कंट्रीज़ के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर में, अमेरिकन जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन होती है, वहाँ पे जो क्रांति होती है अमेरिका की क्रांति, तो अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है उसके थ्रू यहाँ पे अमेरिका के अंदर में जो 13 स्टेट होते हैं उसके बाद में वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिवाइड था, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और भी वहाँ पे सिविल वॉर की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के जब चैप्टर्स रीड करेंगे तो वहाँ पे उनको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का आपको पता होगा नेल्सन मंडेला के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो वहाँ पे एक पॉपुलर मूवमेंट होता है। पॉपुलर मूवमेंट के बाद में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट होता है, जो वहाँ फ्रेमिंग है वो स्टार्ट होती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कैबिनेट मिशन का यहाँ पे प्रपोजल आया, उस समय में जो इंडिया रूल किया करते थे, इंडिया को यहाँ पे रूल किया करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट के थ्रू इंडिया को रूल किया जा रहा था। 1935 के रूल के थ्रू यहाँ पे रूल करने की वजह से, उस एक्ट के थ्रू रूल करने की वजह से स्टूडेंट्स हमको जानने को मिलेगा कि हमारा जो 1935 एक्ट के काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं, काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी ऐसे सारे प्रोविज़न हैं जो 1935 एक्ट के अंदर में मेंशन थे। तो उसका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। यहाँ पे ये फ्रेमिंग स्टार्ट होती है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया जाता है। इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट जो लोग हैं, हर सेक्शन से जो लोग हैं उनको ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। सभी का डिबेट एंड डिस्कशन होता है, वो सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मोड ऑफ प्रोमोल्यूगेशन, अगर हम बात करें कि जो सब्सटेंशिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सब्सटेंशिव प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के ये हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनको यहाँ पे सभी लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि जो सब्सटेंशिव प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो यहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल होने के लिए ये प्रोविज़न्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन प्रोविज़न्स का बेसिकली अगर हम बात करें, प्रोविज़न्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उन प्रोविज़न्स का एनफोर्समेंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप देखिए कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की गई है आर्टिकल 17 के थ्रू में।
अब अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर रेगुलेट ही ना किया जाए या उसको इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए, उसके अगेंस्ट में जो यहाँ पे केसेस आए उनको यहाँ पे देखा ना जाए, तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली जो बात की गई है कि सभी लोगों को जो प्रोविजंस हैं उनके सभी यहाँ पे जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं उनके सभी प्रोविजंस को यहाँ पे सुना जाए, इक्वली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो वहाँ पे सब्सटेंशिव प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका इम्प्लीमेंटेशन उसके सक्सेसफुल होने के लिए डिपेंड करता है। आप देखिए कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट समय समय पे आते रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेपाल। नेपाल नाम के कंट्री के बारे में आपको पता होगा, हमारा नाइबर कंट्री है। नेपाल के अंदर में बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हुआ है। 2015 के अंदर में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके अंदर मधेसी नाम की एक कम्युनिटी रहा करती हैं। मधेसी पीपल्स बेसिकली वो पीपल हैं जिनके साथ में जो इंडियन का जो तराई रीजन है वहाँ के लोगों के ब्लड रिलेशन भी हैं, मैरिज इस तरीके के जो फंक्शंस हैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। क्योंकि इंडिया और नेपाल के अंदर में ओपन बॉर्डर होने की वजह से, क्लोज कॉन्टैक्ट होने की वजह से लोगों के बीच में, तो मधेसी पीपल्स को वहाँ पे जिस तरीके से मधेसी मूवमेंट भी चला था 2015 में, तो वो हमको शो करता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम सब्सटेंशिव प्रोविजंस हैं इनका बेसिकली अगर एनफोर्समेंट या इनेक्टमेंट अगर होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सक्सेस है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। स्टूडेंट्स हमको पता है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। उन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सक्सेसफुली यहाँ पे जो उसकी जर्नी है उसको यहाँ पे सक्सेसफुली जर्नी को अचीव किया जा सकता है इन्हीं प्रोविजंस के थ्रू। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होनी चाहिए, मीन्स द यहाँ पे जो सोर्स ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ, अगर हम बात करें कि बैलेंस जो पावर है वो होना चाहिए। जो तीनों ऑर्गन हैं आप देखिए हमारे, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैं, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है वो होना, वो मेंटेन रखना, वैल्यूज़ के रूप में, प्रोसीजर के रूप में, अथॉरिटी के रूप में वो होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ही कम्प्लीटली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो सक्सेस है उसके ऊपर में यहाँ पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की गई है कि किस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आती है। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है और हमको पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चलती है। इसके जो लोगों को जिस तरीके से बेसिकली इलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया, तो उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से नॉमिनेट किया गया था। तो ये एक प्रोसीजर है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन लोग थे, तो उनको ये बेसिकली शो करता है। यहाँ पे हमको एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के बारे में जान के मिलेगा कि यहाँ में जो बेसिकली जो रेशियो लिया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो सीट्स जो डिसाइड की गई थी उनके अंदर जो रेशियो लिया गया था वो रेशियो यहाँ पे सेम होना चाहिए। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में जो सभी प्रोविजंस हैं, इनके ये जो 3-4 प्रोविज़न दिए हुए हैं इनके बारे में आप अच्छे से इनको रीड करना, या आपको लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें कि आप देखें कि यहाँ पे जो सभी जो लोग हैं उनकी अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे वुमेन सेक्शन से भी आपको लोग देखने को मिलेंगे। अगर हम इंडियन वुमेन्स की बात करें, जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात करें कि यहाँ पे आपको स्वामीनाथन हैं, बेगम रसूल हैं, दुर्गाबाई देशमुख हैं, कमला चौधरी हैं। इस तरीके की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उस समय में आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि डिप्रेस सेक्शन से भी लोग थे, सिख कम्युनिटी से भी लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी से भी लोग थे, सभी रिलीजन के लोग थे, वो ये हमको देखने को मिलता है।
ट्राइबल सेक्शन से भी लोग वहाँ पे हुआ करते हैं। तो इस तरीके से आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि ट्राइबल पीपल्स का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या रोल था। ये जो बेसिकली जो वहाँ पे लोगों को नॉमिनेट और वो करने का जो प्रोसीजर है, इसके बारे में आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। आप इसको याद करना। इससे पहले हमको पता है कि 1935 एक्ट के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रहा था, तो उस 1935 एक्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोड है उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात की गई है कंपोजिशन ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको देखने को मिलता है कि माउंटबेटन प्लान है वो 3 जून 1947 को आता है, और कंट्री का जो पार्टीशन है 2 हिस्सों में कर दिया जाता है। पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे डिफरेंट पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं वो सीज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर होने से। ये संख्या बताई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हम बात करें, वो फोर्स के अंदर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, वो अगर हम बात करें बन तो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे फ्रेम हो चुका था। बट इसका जो अगर हम बात करें कि कम्प्लीटली जो फोर्स में आया या कमेंसमेंट हुआ इसका, वो कमेंसमेंट होता है 2 महीने बाद में। तो ये एक हिस्टोरिकल डे है। इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 1929 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो लाहौर के अंदर हुआ था। उस सेशन को हेड किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस सेशन के अंदर लोगों ने कुछ वादे और कस्में की एक दूसरे से खाई थी कि हम नेक्स्ट मंथ जब जाएंगे 1930 के अंदर में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो 26 जो जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया, उसी हिस्टोरिकल डे का इन्फ्लुएंस को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद में उसका जो कंप्लीट जो एनफोर्समेंट में आया उसमें 2 महीने का समय लगा। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम के अंदर में आता है। ये कंपोजिशन की बात है वो हमने देख ली है कि कौन कौन लोग थे वो इसके पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में क्या प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन रखा गया। स्टूडेंट्स, हमको पता है हमारे जो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे उस समय में, उन सभी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने थे। एक्सेप्शन है हमारे महात्मा गांधी जी, वो मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, उन्होंने मूवमेंट को लीड किया कम्प्लीटली। ये उनकी पर्सनैलिटी को भी शो करता है स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि एक मूवमेंट को लीड किया, बट जब फ्रूटफुल जो समय आया तो उन्होंने उस समय उसको उचित ना समझा कि हम मूवमेंट को अपना वर्क कर दिया है, अब आप लोग इसको देखिए अच्छे से। तो बेसिकली आप देखिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन जो किया गया, यहाँ पे जो भी प्रोविजंस लिए जाते थे सभी लोगों के सामने रखे जाते थे। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन होता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी हार्ड वे में डिस्कस किया जाता था। कुछ लोग क्रिटिक, कांग्रेस के क्रिटिक थे, कुछ लोग डिप्रेस सेक्शंस के लिए आवाज़ उठाया करते थे, कुछ लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाया करते थे, रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बेसिकली जो हमारे जो फोर फादर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया, और उसके बाद में जो भी यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते थे उनको यहाँ पे पब्लिक लाइफ के अंदर रखा जाता था, लोगों से वहाँ पे कंसल्ट किया जाता था, लोगों के वहाँ पे विचार है वो मांगे जाते थे। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने एक फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट के रूप में काफ़ी अच्छे से वर्क किया। कम्प्लीटली वहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस भी हुआ, उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी हुआ, ये हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन है वो हमको डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क हैं कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, तो वो सब हमको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है कि क्या क्या प्रोसीजर रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो कमेटी हैं वो उस समय में कॉन्स्टिट्यूट में आती हैं। कुछ जैसे आप कमेटी देखिए कि एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब वो ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहिब जो हैं उस कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय में ड्राफ्टिंग कमेटी में। उसमें टोटल 7 मेंबर थे, हमको पता होना चाहिए। के एम मुंशी भी थे, इसके अलावा जो गोपाल स्वामी अयंगर हैं, जो इसके अलावा अय्यर हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे लोग थे। डी.पी. खेतान हैं, एम माधव राव हैं, इस तरीके के जो लोग हैं उसके अंदर में थे। इसी तरीके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कुछ कमेटी हैं उनको हेड किया गया, सरदार पटेल के द्वारा भी कुछ कमेटी को हेड किया गया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी कुछ कमेटीज़ को हेड किया गया। इन कमेटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमेटी हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की कौन सी कमेटी है जिसको किसने हेड किया,
तो ये जो कमेटी है आपको लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी और उसको आप अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट्स। आप देखिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 मेंबर्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि जो अगर हम बात करें कमेटी ऑन पावर एंड प्रोसीजर के ऊपर थी, स्टीयरिंग कमेटी है, उसको किसने हेड किया था। तो ये जो कमेटीज़ हैं, इन डिफरेंट कमेटीज़ को सभी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के द्वारा हेड किया गया। आप देखिए कि फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे बेसिकली जो माइनॉरिटी सेक्शंस को राइट्स दिए गए 29 एंड 30, जो कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं, लैंग्वेज एंड इन सबको प्रिजर्व करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, तो इसके अंदर में सरदार पटेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस तरीके से हमको वहाँ पे जो प्रोसीजर है उसके कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया उसके बारे में पता लगता है। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, अब आप देखिए कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ है वो कम्प्लीटली हमको बैकग्राउंड में देखने को मिलता है कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट होता है, नेशनल मूवमेंट के बाद में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रपोज किया जाता है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो नेशनल मूवमेंट का यहाँ पे इनहेरिटेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में हमको देखने को मिलेगा। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली ए प्रोड्यूस ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। ए असेंबली कैन बी डाइवर्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड एंश्राइन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट कि नेशनल मूवमेंट का कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के अंदर ही काफ़ी सारी बातें की गई। आप देखिए कि वहाँ पे पहले डोमिनियन जो स्टेटस है उसकी बात की गई, डोमिनियन स्टेटस के बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो वर्क करती है, जो बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करना जिसका वर्क है, वो मेनली जो वहाँ पे जो मूवमेंट वहाँ स्टार्ट होता है उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। इसी की वजह से आपको यहाँ पे 1935 एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि उस समय में जो यहाँ पे नेशनल मूवमेंट के अंदर जो पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थे वो उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में उनका जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे मूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको बाद में यहाँ पे ऐड कर लिया गया है जब प्रियम्बल के रूप में ऐड किया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू हमको यहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया है कि ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो हमको अचीव करने हैं, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, तो वहाँ पे जो एस्पिरेशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बिहाइंड में क्या क्या एस्पिरेशन होनी चाहिए, क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या जो चीज़ें हमको इंस्पायर करती हैं, क्या जो वैल्यूज़ हैं जो हमको इनहेरिट करनी चाहिए, वो सब हमको उसका इन्फ्लुएंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स इसी के अंदर में हमको जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमने क्रिएट किए हैं जो यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन है यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट के लिए है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्री एंड फेयर है उस इलेक्शन को कंडक्ट करना। कम्प्लीटली जो गवर्नमेंट की जो ऑडिट करना, उसके लिए कैग का जो इंस्टीट्यूशन है। तो आप देखिए कि इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिशमेंट में आए, इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो हमने अलग अलग कंट्री से यहाँ बोरो किए हैं, जिसमें हम बात करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बेसिकली हमको FPTP जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमको पता है कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 लाख वोटर हैं। बट सपोज कीजिए कि 2 लाख वोटर हैं जो वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं अराउंड द, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अराउंड द 50,000 के आसपास लोग देते हैं, और कोई एक पर्सन है जिसने यहाँ पे बेसिकली 21,000 वोट लिए, किसी ने 5 लिए, किसी ने 10 लिए, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 21,000 जिसने वोट लिए हैं वो विनर हो गया। तो हाईएस्ट वोट जो लेता है उसको यहाँ पे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोविज़न जो है जो हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये बेसिकली हमने जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ से हमने बोरो किया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो हमने अलग अलग
जो कंट्री हैं उससे बोरो किए हैं, तो इन प्रोविजंस के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री से हमने कौन सा जो प्रोविज़न है जो बोरो किया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें इरिस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो DPSP हैं जो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे जो पॉलिसी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे जो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बोरो किया है। जापान से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 जो है बेसिकली उसका जो मेन प्रोविज़न है वो हमने जापान से बोरो किया है। सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन उस समय में हुआ करता था। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सेंटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बोरो किया है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेजिडुअल पावर है उसका आइडिया होना। यूनाइटेड स्टेट से बात करें हम फंडामेंटल राइट का जो बेसिक प्रोविज़न है वो हमने यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया है स्टूडेंट्स। जुडिशल रिव्यू जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे हमारी जो जुडिशरी है उसके इंडिपेंडेंस के लिए भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमने बोरो किए हैं डिफरेंट जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट कंट्री हैं उनके साथ में हमने बोरो किया है। तो ये हमको बेसिकली पता लगता है कि ट्राइब्यूट है जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है हमारे जो फोर फादर्स के द्वारा, ये बेसिकली एक ट्राइब्यूट है, ट्राइब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर्स ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने ये ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है हमारा बनाया है, एक नेशनल डॉक्यूमेंट हमारा बनाया है जिसके थ्रू यहाँ पे सभी लोगों को फंडामेंटल वैल्यू है, सभी लोगों को फंडामेंटल राइट है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो राइट्स का होना इम्पोर्टेंस है वो सभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक वे में एक ये डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड करता है सभी लोगों को। और ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। हर जो सेक्शन है उसको यहाँ पे राइट दिए गए हैं। आप देखिए कि इंडिया कम्प्लीटली यहाँ पे सेक्युलर कंट्री के रूप में जो सेक्युलर का जो प्रोविज़न है वो बाद में ऐड किया गया। बेसिकली प्रोविजंस तो थे, जो वर्ड हमारा प्रियम्बल के अंदर में है वो बाद में ऐड किया गया, बट सभी प्रोविजंस हैं, सोशलिस्ट प्रोविज़न है, सेक्युलर है, इंटीग्रिटी है, ये जो वर्ड हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर लेटर फेज में ऐड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट हमको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स के थ्रू किस तरीके से इन वर्ड्स के रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर हैं उनके माइंड में ये वर्ड हैं, जो इनके प्रोविज़न हैं वो ऑलरेडी थे। सोशलिस्ट स्टेट के रूप में हमको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेमवर्क में आया, क्या क्या डिफरेंट प्रोविज़न लिए, प्रोसीजर क्या रहा, कैबिनेट मिशन का रोल, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नेशनल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस के बारे में हमने देखा, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, लोगों से यहाँ कंसल्ट करना, पीपल से कंसल्ट करना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो यहाँ पे बनाया गया है, जो फ्रेम किया गया है उसको पब्लिक डोमेन के अंदर लोगों के अंदर में रखना। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें कितने लोग थे, पाकिस्तान जो चले गए वो लोग अलग थे, फिर उसके बाद में संख्या कम होती है, उसके बाद में हमको पता लगता है महिलाओं की संख्या थी, ट्राइबल सेक्शन से लोग थे, सभी सेक्शन से, सभी कम्युनिटीज़ से, सभी डिप्रेस क्लास को, सभी लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। इन लोगों ने वर्क कैसे किया, डिफरेंट कमेटीज़ बनी, हर लोगों के द्वारा अलग अलग कमेटी को हेड किया गया, उन कमेटीज़ के यहाँ पे डिफरेंट रोल हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। मोड ऑफ प्रोमोलिगेशन के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि कोई ना कोई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जाएगा, उसके बिहाइंड में यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट होगा और मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखने को मिलता है। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो लोगों को राइट देता है, अधिकार देता है, गाइड करता है, एक बीकन के रूप में काम करता है सोसाइटी के लिए। बेसिकली लोगों को कम्प्लीटली गाइड करता है कि राइट ट्रैक क्या है, ये बैलेंस जो बिटवीन द सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो बैलेंस है उसको इस्टेब्लिश करता है। अब यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस देखी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, लोगों को यहाँ मिनिमम कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, सरकार को जो फ्रेम करने के लिए जो रूल हैं कि ये गवर्नमेंट है इनके द्वारा रूल बनाए जाएंगे, पर वो जो रूल हैं वो कम्प्लीटली उनको फ्री भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे जो पावर दी गई है वो लिमिटेशन गवर्नमेंट के ऊपर इम्पोज करता है कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट रूल तो बनाए पर कुछ ऐसे रूल भी बनाए जिससे लोगों की जो एस्पिरेशन है, जो गोल है, यहाँ पे जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको हम अचीव कर सकें। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सभी लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी आंखों से आप आंसू पोंछने का जो काम कीजिए। तो वो जो हमारा जो अंत्योदय का जो यहाँ पे
अगर हम बात करें दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कॉन्सेप्ट है, तो इन सबको अचीव कर दे, सभी जो अंतिम लोग हैं उनको सभी जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट हों। तो ये भी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए, सोसाइटी का यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्किंग के लिए, इंस्टीट्यूशंस का इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैलेंस वे में वर्किंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, ये हमने उसके किस तरीके से फ्रेम हुआ और किस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखा है। आप इसको बुक से रीड करना, और इसका डिटेल वे में आपको रीड करना है तो आप लक्ष्मीकांत के अंदर में जाना, लक्ष्मीकांत के थ्रू इनको मगअप करना जो भी फैक्ट्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो फैक्ट्स हैं अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम के लिए जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।